उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। मेरी हवाओं में रहेगी ख़यालों की बिजली, यह मुश्त एक खाक है फ़ानी रहे न रहे। नमस्कार, भारत गाथा में आज मैं लेकर आई हूँ शहीद आज़म भगत सिंह की गाथा। भगत सिंह मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक हैं। भगत सिंह अन्याय और शोषण पर आधारित व्यवस्था के विरोध के प्रतीक हैं। भगत सिंह क्रांति, धर्मिता और युवा शक्ति के प्रतीक हैं। जहाँ कहीं भी अन्याय का प्रतिरोध होता है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। इस नारे की रचना तो मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन भगत सिंह ने ही सबसे पहले इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। सिर्फ 23 साल की उम्र में साम्राज्यवाद और शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त कर जनवाद पर आधारित समतामूलक व्यवस्था की स्थापना के लिए भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनका मूल पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो भारत के पंजाब में है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और मां विद्यावती थीं। भगत सिंह का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी में सक्रिय थे। एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह की शिक्षा दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल में हुई और जीवन भर उन पर आर्य समाज के दर्शन का प्रभाव रहा। जब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, उस समय जलियांवाला बाग में भीषण हत्याकांड हुआ और इस घटना ने उनके बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे ब्रिटिश शासन के प्रति उनके मन में गहरी घृणा समा गई। 1927 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उन्होंने थिएटर में अपनी गहरी अभिरुचि दिखाई। 1926 में पंजाब के क्रांतिकारियों ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह इसके संस्थापक महामंत्री थे। यह सभा किसानों और मजदूरों के बीच काम करती थी और उन्हें संगठित करती थी। इसी संगठन के अंतर्गत भगत सिंह और सुखदेव ने छात्रों के बीच काम करने के लिए लाहौर छात्र संघ भी गठित किया। लाहौर में ही सुखदेव और अन्य लोगों की मदद से उन्होंने कई स्टडी सर्किल भी स्थापित किए। उनका कहना था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है। किसानों और मजदूरों को संगठित करना, क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के शोषित, दलित और गरीब तबकों के बीच जन आंदोलन का प्रसार ही उनका मुख्य उद्देश्य था। एक सामान्य माता पिता की तरह उनके माता पिता भी उनका विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गुलाम भारत में उनकी शादी होगी तो सिर्फ मृत्यु से, और विवाह के दबाव से बचने के लिए वह घर से भागकर कानपुर आ गए और यहाँ उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। भगत सिंह ने ही सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के समक्ष एक क्रांतिकारी दर्शन रखा और संगठित आंदोलन की बात कही, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के साथ साथ न्याय, समानता और बंधुत्व पर आधारित भारत की स्थापना की जा सके। भगत सिंह का कहना था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें कोई स्थान नहीं है। यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। किसानों को सिर्फ विदेशी शासकों से ही मुक्ति नहीं पानी है, बल्कि उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चुंगल से भी आज़ाद होना है। भगत सिंह धर्म को व्यक्ति की निजी आस्था का विषय मानते थे और समाज में सहनशीलता की भावना उत्पन्न करने पर ध्यान देते थे। धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करने पर उन्होंने बहुत जोर दिया
उन्होंने एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे धर्म में उनकी आस्था खत्म हो गई और भगवान के अस्तित्व में उनकी आस्था नहीं रही। उनके शब्दों में, प्रगति के लिए संघर्षशील किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी होगी और पुरातनपंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। उनके लिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का अर्थ था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वाधीन भारत, जहां जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित शासन व्यवस्था होगी। 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर में पुलिस के सहायक अधीक्षक सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटकर मार डाला तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर स्टेशन पर 17 दिसंबर 1928 को उसकी हत्या कर दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय 2 बम और कुछ पर्चे फेंके जब असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। पर्चे में लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा केंद्रीय असेंबली बम कांड में उन पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। 3 मार्च 1931 को अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की थी कि भारत का संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शासक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इसका कोई खास महत्व नहीं है कि शोषण अंग्रेज पूंजीपति कर रहा है, अंग्रेज और भारतीय का गठबंधन है या पूरी तरह भारतीय है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। भारत माँ का यह वीर सपूत इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया। फांसी के तख्ते पर वे गा रहे थे, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में एक उत्तेजना पैदा कर दी। अब भारत का हर नौजवान मेरा रंग दे बसंती चोला गाने लगा। हजारों आंखें रोई, हजारों बच्चे स्कूल नहीं गए, घरों में चूल्हा नहीं जला। भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और अंततः अन्याय पर आधारित ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अंत हुआ। अन्याय और शोषण के प्रतिरोध के मजबूत स्तंभ के रूप में भगत सिंह आज भी अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ भारतीय युवा के मन में जिंदा है और हमें भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।